नमस्कार, मैं डॉक्टर संतोष मीना, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज कोटा। आज के इस व्याख्यान में हम प्राचीन भारत का एक टॉपिक सिंधु सभ्यता पर चर्चा करेंगे। सिंधु सभ्यता की शासन व्यवस्था पढ़ने के बाद इस व्याख्यान में हम आज उसके आर्थिक जीवन, उद्योग, व्यवसाय पर चर्चा करेंगे। सिंधु सभ्यता का आर्थिक जीवन कैसा था, इसको जानने के लिए हम उस समय के उद्योग और व्यवसाय पर नज़र डालेंगे। उस समय कौन कौन से उद्योग प्रचलित थे या नहीं थे। तो उस समय सूती कपड़े का उद्योग प्रचलित था। बड़ी मात्रा में उद्योगों का ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला है, लेकिन उद्योग प्रचलित थे। कपड़े रंगने का भी ज्ञान था उन्हें, और लोहे का उन्हें ज्ञान नहीं था। हथियारों में कुल्हाड़ी और आरी भी मिली है, और बाट और बट्टे और माप के साधन भी वहाँ पर प्रचलित थे, जो कि उद्योग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तराजू भी थे, और सबसे छोटे बाट का वज़न जो है वो 13.64 ग्राम का था, और सबसे बड़े बाट का वज़न इसका 640 गुना था। मोहनजोदड़ो में एक सीपी का फुट मिला है, यानी स्केल मिला है, जिसमें 9 बराबर बराबर निशान लगे हुए थे, और स्केल की लंबाई जो है 13.2 इंच होती थी। अब है व्यापार। व्यापार कैसे होता था? तो व्यापार स्थलीय और जलीय दोनों मार्गों से होता था। विदेशों से व्यापारीय संबंध थे। नौकाओं द्वारा भी व्यापार होता था, जहाज़ों द्वारा होता था। सिंधु सभ्यता के लोग जो हैं वो चांदी, टीन, सीसा, सोना अफ़गानिस्तान और ईरान से प्राप्त करते थे, और तांबा जो है वो राजस्थान से आता था। 5 प्रकार की भारतीय मोहरें जो है एलम और मेसोपोटामिया में मिली हैं, जिन पर कुबड़दार सांड और सिंधु लिपि खुदी हुई है। भारत से फारस की खाड़ी को सोना, चांदी, तांबा, लाजबर्द, पत्थर के मनके, हाथी दांत के कंघे, आभूषण, आँख के लेप, बंदर और भौरा आदि का निर्यात किया जाता था। ये तलवार और कवच का प्रयोग नहीं जानते थे, क्योंकि ये शांति मूलक सभ्यता थी। लड़ाई के कोई प्रमाण इसमें नहीं मिले हैं। जैसा कि बताया कि बाट का प्रयोग ये करते थे, तो कुछ घन के आकार के बाट थे, कुछ गोल, नुकीले, और इनके तोल में जो है वो 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 का अनुमान था, और सबसे अधिक 16 इकाई का बाट प्रयोग में होता था। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में पत्थर और मिट्टी के 500 मोहरें निकली हैं, और इसमें जो अक्षर खुदे हुए हैं उसमें 339 चिन्ह हैं, जिनकी लिखाई जो है वो दाईं से बाईं ओर है। कुछ मोहरों पर जो है वो नीलगाय, भैंस, बैल, हाथी, कुलकल्पित की आकृतियाँ भी बनी हुई हैं। चांदी, लाजबर्द, नीलम आदि का आयात जो है वो अफ़गानिस्तान और फारस से किया जाता था। हड़प्पा की प्रमाणिक मुद्रा जो है वो चौकोर, आयताकार और चपटी होती थी, जो कि किससे बनी होती थी? सेलखड़ी नामक कच्चे पत्थर से बनी होती थी। मेसोपोटामिया में जो मुद्राएं मिली हैं वो बेलनाकार मुद्राएं हैं, उनका प्रयोग होता था, और अब तक हमें 2000 से अधिक मुद्राएं प्राप्त हो चुकी हैं, और जिसमें कि सिंधु लिपि में कुछ लिखा हुआ है, लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सका है। और इसमें मूलाधार में चित्र संकेत भी है, चित्रों से भी संकेतात्मक भाषा लिखी गई है। इसके बाद हम देखते हैं धार्मिक जीवन। सिंधु सभ्यता का धार्मिक जीवन कैसा था, किस धर्म को मानने वाले लोग थे। तो इसमें सर्वप्रथम हम देखते हैं शिव की पूजा।
यहाँ पर एक पुरुष देवता की मूर्ति मिली है जिसके कि 3 मुँह और 3 नेत्र हैं और यह मूर्ति योगासन में बैठी हुई है। इसके दोनों ओर पशु खड़े हैं। इसे हमने शिव माना है। हमने उन्हें जो मूर्ति मिली है उसे शिव माना है और हमने माना कि वो शिव की पूजा करते थे। फिर है मातृ देवी की पूजा। पकी हुई मिट्टी की बनी हुई है। हमें जो मूर्ति मिली है वो मिट्टी की बनी हुई है। उसमें टोपी पहनी हुई है, हार और तगड़ी पहना हुआ है। तो इससे हमने मातृ देवी माना है। तो हम मानते हैं कि ये मातृ देवी की पूजा करते थे। मातृ देवी को माता, अम्बा, काली और कराली नामों से भी जाना जाता था। अब है पशुओं और वृक्षों की पूजा। पशुओं में नाग, कबूतर, बकरा, गैंडा, मगरमच्छ और वृक्षों में पीपल और अन्य वृक्षों की पूजा ये करते थे। मोहनजोदड़ो में एक ताम्रपत्र पर कुबड़दार बैल भी मिला है। तो इसका मतलब ये बैल की भी पूजा करते थे। बैल को शक्ति का प्रतीक माना जाता था। नाग की पूजा भी प्रचलित थी। उसकी मोहरों में नाग के चित्र मिले हैं। मोहनजोदड़ो से जो मुद्राएं प्राप्त हुई है उसमें 2 जुड़वां पशुओं के शीश पर जो है 9 पीपल की पत्तियां हैं और पीपल का वृक्ष जो है सबसे पवित्र माना जाता था। मोहनजोदड़ो में एक और मोहर है जिसके 2 पेड़ों में 2 शाखाओं के बीच में एक देवता खड़े हैं जिसमें कि 7 स्त्रियां उसकी पूजा कर रही हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि पशुओं की और वृक्षों की पूजा होती थी। फिर है लिंग पूजा या शिवलिंग पूजा। मोहनजोदड़ो हड़प्पा से काफ़ी मात्रा में लिंग मिले हैं जो कि सफ़ेद, लाल, नीले, सैंडस्टोन, चीनी मिट्टी और सीप के बने हुए हैं। फिर है योनि पूजा। सिंधु सभ्यता में छल्ले मिले हैं जो देवियों की योनि के प्रतीक थे। ऋग्वेद में योनि पूजा का उल्लेख नहीं है। अतः हिंदू धर्म की ये पूजा भी अनार्य सैंधवों की देन मानी जाती है। फिर है द्विमुख देवता। द्विमुख देवता यानी मोहनजोदड़ो में एक देवता मिला है जिसकी भग्नावशेष में मूर्ति मिली है जिसकी कि 2 मुख हैं। तो इसे द्विमुख देवता कहा गया है। धार्मिक अवसरों पर उस समय भी स्नान का रिवाज था जो आज भी आप देख सकते हैं। फिर है प्रतीक पूजा। किसी को प्रतीक मानकर उसकी पूजा करना। तो इसमें अनेक स्थलों पर हमें ऐसे प्रमाण मिले हैं जिनमें सिंह स्तंभ, स्वास्तिक के चित्र मिले हैं, चक्र और क्रॉस भी मिला है। स्वास्तिक का चिन्ह आपको उस समय के जो प्रमाण मिले हैं उसमें देखा जा सकता है जिसकी हम आज भी पूजा करते हैं। अब है सूर्य पूजा। सूर्य पूजा भी होती थी क्योंकि प्रकृति पूजक ये थे। मूर्ति पूजा। मूर्ति पूजा के कोई ऐसे मतलब मंदिर के चित्र या चिन्ह हमें प्राप्त नहीं हुए हैं। देवी देवताओं की मूर्तियां हमें मिली हैं जिन्हें हमें देवी देवता माना है। तो इसलिए हम मान सकते हैं कि ये मूर्ति पूजा करते होंगे। यहाँ साकार परमात्मा की मतलब पूजा होती थी। कोई मंदिर नहीं है तो हम ये नहीं कह सकते कि मंदिरों में पूजा होती थी और मूर्तियों की पूजा होती थी। फिर है बलि प्रथा। जैसा कि आज भी बलि प्रथा मंदिरों में मौजूद है तो उस समय भी बकरे की बलि दी जाती थी। अन्य प्रथाएं क्या क्या हो सकती हैं धार्मिक जीवन की, जिसमें नर्तक है, नर्तकी है, ढोल है, वीणा है, उसके भी हमें चित्र प्राप्त हुए हैं जो कि देवताओं की स्तुति के लिए उन्हें प्रयोग में लाया जाता था। और उस समय योगासन, प्राणायाम, समाधि आदि का भी प्रयोग किया जाता था या इनका भी लोगों में शौक था या ये प्रयोग करते थे। अंधविश्वास देखें तो उस समय अंधविश्वास प्रचलित था, ऐसे प्रमाण मिले हैं। जल पूजा का विशेष महत्व था, इसके भी प्रमाण मिले हैं। चूँकि ये प्रकृति पूजक थे तो इसलिए जल, सूरज, पृथ्वी
वायु, अग्नि, इनकी भी पूजा करते थे। इसके अलावा है पूजा की विधियाँ। पूजा किस विधि से की जाती थी, तो उसमें धूप, दीपक और अग्निकुंड मिले हैं। तो आज की तरह ही पूजा विधि थी। सैंदव सभ्यता जो है वो मातृ प्रधान सभ्यता थी, क्योंकि मातृ देवी के सबसे ज़्यादा इसमें हमें प्रमाण मिले हैं, और सामाजिक जीवन भी ऐसा ही मिला है। फिर है अन्य प्रथाएं। अन्य प्रथाओं में हो गया है अब मृतकों के संस्कार कि सिंधु सभ्यता के लोग जो है मृतकों का संस्कार कैसे करते थे। मुर्दों को वो या तो गाड़ देते थे या नदी के किनारे फेंक दिया जाता था या जला दिया जाता था। तो 3 प्रकार मिले हैं हमें इसमें, हम या 3 भागों में इसे विभाजित कर सकते हैं। पूर्ण समाधिकरण, इसमें आता है शव को गाड़ना। फिर है आंशिक समाधि। आंशिक समाधि का मतलब होता है कि पशु पक्षियों के खाने के पश्चात जो शव बचता है उसे गाड़ देना। फिर है दाहकर्म। दाहकर्म का मतलब है शव को जलाना। तो ये तीनों प्रक्रियाएं उस समय मौजूद थीं। अब है आपके कला। सिंधु सभ्यता में कला में हम सर्वप्रथम लेते हैं मूर्ति कला। मूर्तियाँ कैसी होती थीं? चिकनी होती थी, काली लाल मिट्टी की बनी हुई होती थी। साधारण पत्थर की भी बनी हो सकती हैं, लाल पत्थर की भी हो सकती हैं, नीला, लाल, स्फटिक और सोना, चांदी, तांबा, पीतल आदि को पिघलाकर भी बनाई जाती थी। एक नग्न नर्तकी की मूर्ति मिली है जो शॉल ओढ़े हुए है। एक योगी की मूर्ति मिली है जो शॉल ओढ़े हुए है, और एक सान की मूर्ति भी मिली है। लोथल में एक दाढ़ीदार पुरुष की मृण मूर्ति भी मिली है, और मोहनजोदड़ो में एक सींग वाला बैल भी मिला है। लोथल में गैंडे की शीश मूर्ति मिली है। आलमगीर में एक सांप और एक रीछ यानी भालू की मूर्तियाँ मिली हैं। चनूदड़ों में एक अलंकृत हाथी का खिलौना मिला है। ये सारे प्रमाण जो है वो कला के प्रमाण हैं, मूर्ति कला के। फिर है चित्रकला। चित्रकला कहाँ कहाँ पर होती थी या देखने को मिली है, तो वो है हमारे बर्तन में, मुहरों में, दीवारों में, कपड़ों पर चित्रकारी मिली है। और बर्तन जो है वो चमकीली पॉलिश युक्त हुआ करते थे। फिर है लेखन कला। लेखन कला कैसी थी? चित्र प्रधान थी, और इसमें लगभग 400 वर्ण हैं। लिपि दाहिनी से बाईं ओर लिखी जाती थी, बता चुके हैं, लेकिन ये अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। अगर ये पढ़ी जाए तो इसमें के बारे में और भी हमें जानकारी प्राप्त हो सकती है। फिर है आपके मोहरें निर्माण करने की कला। मोहरे में पत्थर और मिट्टी की मोहरें अधिकांशतः हमें मिली हैं, जिसमें कि कुछ लेख और चित्र अंकित हैं। अधिकांश मुद्राएं जो हैं वो सेलखड़ी, कांचली मिट्टी की बनी हुई है। तांबे की मुद्राएं भी मिली हैं, और मुद्राएं जो हैं वो आकार में वर्गाकार हो सकती थी, चतुर्भुजाकार हैं, गोलाकार हैं और कुछ बेलनाकार भी हैं। और यहाँ पर हमें कुछ जो हैं वो ताबीज भी मिले हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि मूर्ति कला, उसमें लेखन कला और चित्रकला सारी ही आ गई हैं। अब हम देखेंगे कि सिंधु सभ्यता का विनाश कैसे हुआ। सिंधु सभ्यता के विनाश के बारे में जो मत हैं वो 4 मत हैं। किसी एक मत के बारे में हम निश्चित रूप से नहीं कह सकते कि इसके द्वारा ही सिंधु सभ्यता का विनाश हुआ होगा, क्योंकि बहुत बड़ी सभ्यता थी। एक समय में उसका विनाश संभव नहीं है, धीरे धीरे ही उसका विनाश हुआ होगा। और उसके कारण क्या क्या रहे। पहला विद्वानों द्वारा माना जाता है कि जल प्लावन। जल प्लावन मतलब बाढ़ आ जाना। तो प्रोफेसर सहारिंग का विचार है कि संभवतः रावी और सिंधु नदी के प्रवाह की दिशा में परिवर्तन होने के कारण जो है यहाँ पर बाढ़ आई होगी, और उससे कि ये सभ्यता नष्ट हो गई होगी। दूसरा कारण माना जाता है भूकंप, कि अचानक भूकंप आया और ये सभ्यता नष्ट हो गई। तीसरा है संक्रामक रोग। संक्रामक रोग में है कि कोई ऐसा
संक्रामक रोग हो गया हो जिससे कि पूरी सभ्यता नष्ट हो गई हो, क्योंकि उस समय इलाज के भी इतने साधन नहीं थे, तो ये भी संभव हो सकता है। चौथा है राजनीतिक एवं आर्थिक विघटन। इसमें है कि सिंधु सभ्यता और मेसोपोटामिया जो प्राप्त साक्ष्य मिले हैं उनसे ऐसा पता चलता है कि अंतिम समय में जो है सिंधु सभ्यता का विदेशों से व्यापार अत्यंत कम हो गया था। तो ये इस बात का प्रमाण है कि सिंधु सभ्यता कालीन जो समाज है वो अंतिम दिनों में कुशल नेतृत्व उसको प्राप्त नहीं था, मतलब वहाँ का जो भी नेतृत्व करने वाला था वो प्रभावशाली नहीं था। तो व्यापार कम होने के कारण जो है समाज में दुष्प्रभाव पड़े और निर्बल होने के कारण हो सकता है कि बाहर से कोई आक्रमण हुआ हो। फिर है जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन में अनावृष्टि और जलवायु परिवर्तन से भी वर्षा में कमी हो गई हो और भूमि की उर्वरकता में कमी हो गई हो, जिससे कि ये सभ्यता नष्ट हुई हो। अगला कारण है बाह्य आक्रमण, बाहरी आक्रमण। बाहरी आक्रमण के बारे में टायनबी महोदय ने कहा है कि जब संपन्न सभ्यता के लोग आलसी और विनाशी हो जाते हैं, विलासी हो जाते हैं, तो शत्रुओं का आक्रमण करने का मौका मिल जाता है। और गार्डन, चाइल्ड और व्हीलर के अनुसार भी उत्खनन से ऐसे तथ्य प्राप्त हुए हैं जिसमें वृहद संख्या में कंकाल मिले हैं और जिस पर कि हथियारों से घाव के निशान बने हुए हैं। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ पर ज़रूर कोई बाह्य आक्रमण हुआ होगा। अब वो बाह्य आक्रमण आर्यों ने किया या किसी अन्य जाति का रहा, ये सोचनीय विषय है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ी सभ्यता जो है वो विनाश को प्राप्त हो जाती है। तो इस प्रकार सिंधु सभ्यता समाप्त हुई।